नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह खूबसूरती के मामले में सबसे अलग है, सबसे आगे है। जी हाँ, हमारा यह प्यारा सा द्वीप समूह चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और ऐसी तमाम बातें हैं जो कि ये द्वीप समूह सबसे अलग हो जाती हैं, सबसे आगे जा पहुंचती हैं और यही तमाम बातें देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जी हाँ दर्शकों, तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन का भविष्य विषय पर। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है श्री गिरीश अरोड़ा जी, जो कि ऑल इंडिया ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बोर्ड मेंबर है, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ईस्टर्न इंडिया के डायरेक्टर हैं और होटलियर्स एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट है। साथ ही उपस्थित है श्री मोहम्मद एच जैदवट जी, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अंडमान एंड निकोबार चैप्टर के चेयरमैन हैं और शिप ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। मैं आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। गिरीश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे द्वीप समूह में पर्यटन की क्या स्थिति है आज प्रेजेंटली जी। आफ्टर कोविड और फॉलोड बाय रनवे का स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था, उसकी वजह से पिछले 3 साल से टूरिज्म बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया था। टूरिस्ट अराइवल्स डिस्टर्ब्ड हो गए थे। एक तो कोविड और उसके बाद में 1 साल का जो फ्लाइट डिसरप्शन हुआ 4 दिन एवरी ऑल्टरनेट वीक करके बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रनवे। अब इसकी वजह से टोटल 3 इयर्स टूरिज्म में बहुत डिक्लाइन आया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 50% ऑफ प्री कोविड लेवल, पहले करीब 5,25,000 के करीब टूरिस्ट अराइवल्स थे प्री कोविड, और लास्ट ईयर वी डिड अबाउट 2,25,000 इन टूरिस्ट नंबर्स, तो वी हैव रीच्ड 50%। वी आर वेरी होपफुल कि अब इस कमिंग सीजन से अगर और कोई तरह की दिक्कतें ना हो, विल बी एबल टू अचीव द प्री कोविड लेवल्स, बिल्कुल, प्रोवाइडेड कि हमको एयरक्राफ्ट्स और नंबर और बिकॉज कोविड से पहले हमारे पास करीब डेली 22 फ्लाइट आ रहे थे जी। और लास्ट ईयर मैक्सिमम वी कुड अचीव इज अबाउट 17-18 फ्लाइट्स, और अब फिर गिर के वो 10-12 फ्लाइट्स में आ गए हैं। तो ये मेन रीजन रहा है डिक्लाइन इन टूरिस्ट नंबर्स पे, बट वी आर होपफुल कि इस सीजन में वी विल हैव मोर फ्लाइट्स कमिंग इन एंड वी कुड प्रॉब्ली कम अप टू द प्री कोविड लेवल्स। जैदवट जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हवाई किराया की अगर हम बात करें तो भारत के अन्य गंतव्यों में ये उनके मुकाबले यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या कारण है और इस पर हम क्या कर सकते हैं आगे? देखिए, हवाई किराया बहुत पेनफुल चीज़ है टूरिस्ट के लिए भी और हमारे लोकल पॉपुलेशन के लिए भी, क्योंकि यहाँ में एयर सर्विस इज़ दी ओनली मीन्स कि जिससे हमारे यहाँ के लोग भी मेनलैंड जाना पसंद करते हैं जी। तो ये कारण, प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारा यूनी डायरेक्शनल रनवे है, इनफ कंपटीशन नहीं है, ज़्यादा प्लेन्स आ नहीं सक रहे हैं यहाँ, हेवियर प्लेन्स कैपेसिटी बड़ा वाला प्लेन नहीं आ सक रहे हैं, सिर्फ मैक्सिमम कैपेसिटी जो हम लोग प्लेन्स आ रहे हैं 180 सीटर्स आ रहे हैं, तो इसमें भी एक रीज़न है। दूसरा, हमारा यहाँ में पोर्ट ब्लेयर का ऑल्टरनेट एयरपोर्ट डेजिग्नेटेड सेफ एयरपोर्ट नहीं है, तो अगर पोर्ट ब्लेयर में लैंड ना कर सके तो वो वापस कैलकाटा या चेन्नई वापस जाता है, तो इसलिए वो प्लेन्स लोग जो आते हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं, वो उन लोग फ्यूल वो हिसाब से लोड करके आते हैं, तो इसका भी खर्चा उनके ऊपर बढ़ता है। और ओवरऑल इससे क्या है, हमारा प्राइसिंग ऊपर हो रहा है, तो एवरेज प्राइसिंग। आपने सही कहा कि मेनलैंड में अगर दूसरे डेस्टिनेशन सिमिलर डिस्टेंस के देखें तो उसका प्राइस काफ़ी लो रहता है, तो मेरे हिसाब से ये करेक्शन ज़रूरी है और शायद हो भी जाएगा 1-2 साल में, जब ज़्यादा फ्लाइट्स आएंगे, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, पूरा एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में जो चल रहा है वो हिसाब से मुझे उम्मीद है कि 2-3 साल में ये करेक्शन होगा और ये करेक्शन की बहुत ज़रूरत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। गिरीश जी, नए टर्मिनल भवन है, रनवे है और नाइट लैंडिंग की अगर हम बात करें तो ये पर्यटन क्षेत्र में किस तरह से बदलाव आप देख सकते हैं? जैसा मोहम्मद साहब ने कहा जी, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे स्ट्रेंथनिंग, और रनवे स्ट्रेंथनिंग की वजह से बड़े एयरक्राफ्ट लैंड कर पाएंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्ट असर सीट के फेयर पे पड़ेगा, कार्गो पे पड़ेगा, एक्स्ट्रा कार्गो आ पाएगा। नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी की वजह से
ऑफ पीक आवर्स में जो प्लेन आएंगे, जी तो जनरली अभी हमारे जो फ्लाइट्स पोर्टब्लेयर आ रहे हैं वो सारे मेन टाइम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट जो पीक आवर माना जाता है उसमें आते हैं। जी तो अर्लियर इन द डे एंड लेटर इन द इवनिंग जब फ्लाइट्स लैंड करेंगे तो जी। ऑफ पीक टाइम में जब फ्लाइट्स यहाँ चल पाएंगे तो उस टाइम जनरली वो प्लेन का किराया सस्ता हो जाता है, बिल्कुल और क्योंकि उस प्लेन की अदर पार्ट्स ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया में इतना डिमांड नहीं होता उस टाइम में, तो जी। काफ़ी एयरक्राफ्ट फ्री मिल जाते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको फेयर पे, कार्गो फेयर पे, पैसेंजर फेयर पे आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। टर्मिनल बिल्डिंग इज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, और ये गेस्ट एक्सपीरियंस, टूरिस्ट के एक्सपीरियंस आने पे, अराइवल डिपार्चर पे इसको एनहांस करेगा। पहला एयरपोर्ट बड़ा क्रैम्ड अप था, लंबे क्यूज लगते थे, डिले हो जाता था चेक इन में, सिक्योरिटी में। जी। तो ये सब का बेनिफिट मिलेगा, पैसेंजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो डेफिनेटली कस्टमर फीडबैक आपको अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल। मोहम्मद जी, जिस तरह से मैंने आपसे पूछा कि हवाई किराया क्यों अधिक है सबसे, तो ठीक वैसे ही टूर पैकेज की अगर हम बात करें तो हमारा जो द्वीप समूह है वहाँ पर टूर पैकेज बाकी सभी गंतव्यों जैसे श्रीलंका है, थाईलैंड है, उसके मुकाबले यहाँ पर टूर पैकेज जो है वो ज्यादा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो आपने सही कहा, टूर पैकेज जो हमारा जो है ओवरऑल प्राइसिंग बड़ा रहता है कंपेयर टू थाईलैंड, कंपेयर टू श्रीलंका, इवन कंपेयर टू दुबई एंड अदर प्लेसेस साउथ ईस्ट में भी और मिडल ईस्ट में भी। जी अब इसका 2-3 कारण है। एक तो सबसे बड़ा कंपोनेंट एक जो पैकेज में रहता है फ्लाइट का टिकट का रहता है। हाँ तो वो जी। जैसा हम लोग ने डिस्कस किया है कि यहाँ का फ्लाइट का टिकट तो इंक्रीज्ड ही है। जी दूसरा है यहाँ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, होटल्स जो प्राइवेट में बन रहा है यहाँ में, हैवलॉक में, नील में, जी यहाँ में आप जानते हैं कि यहाँ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेनलैंड से 30 to 40% ज़्यादा है, क्योंकि जी। यहाँ में सब सामान जो कंस्ट्रक्शन के लिए लगता है हम्म, वो 90% सामान बाहर से आता है। अब पोर्ट ब्लेयर में अगर 30-40% ज़्यादा है, तो अगर आप आइलैंड्स में चले जाएं, हैवलॉक में या नील में, स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप में, तो उसमें और 40-50% बढ़ जाता है। तो बिल्कुल। अब जब इन्वेस्टमेंट आपके एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है और वो ज़्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली द रेट्स आर मोर। इवन मैन पावर आप देखें तो मैन पावर भी यहाँ में ज़्यादा तक सर्विस प्रोवाइडर है, वेदर जो बोट्स ऑपरेट कर रहे हैं या शिप्स ऑपरेट कर रहे हैं या फेरी ऑपरेट कर रहे हैं या होटल ऑपरेट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट ऑपरेट, काफ़ी हम लोग को डिपेंड करना पड़ता है मेनलैंड के लोगों के। जी जी हमारे लोकल में इतना स्किल डेवलपमेंट हुआ नहीं है वो लेवल तक, तो ये सब से कॉस्ट हमारा बढ़ता है, इसलिए ओवरऑल पैकेज कॉस्ट जो है ये हाई है। जी पर हम उम्मीद करते हैं जैसा एयरफेयर कम हो रहा है और बाकी भी यहाँ में लोकल में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो कुछ कुछ कॉस्ट कम हो और हम लोग कॉम्पीट भी कर सके। जी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कॉस्ट होटल्स का या फेरीज का या किसी भी सर्विस का ऑक्यूपेंसी के ऊपर है। हाँ जी अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल आप कॉस्ट कम कर सकते हैं। जी फॉरेन कंट्रीज में या मेनलैंड इंडिया में ऑक्यूपेंसीज आर मच मच हायर। हम लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ में 50 या 60% या इवन लोअर, जी और आप मेनलैंड में अभी देखेंगे तो 70, 80, 90% का ऑक्यूपेंसी चलता है होटल्स में और टूरिज्म सर्विस में। जी। तो अगर वो भी हम लोग इंक्रीज कर सके तो इस तरह से ये पैकेज हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम होगा और इट विल बेनिफिट एवरीबॉडी। गिरीश जी, हम डिगलीपुर से कब तक हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ सकते हैं और क्या उम्मीदें हैं आगे? डिगलीपुर इज डेफिनेटली नेक्स्ट अपकमिंग डेस्टिनेशन जो अंडमान एंड निकोबार के टूरिज्म को नॉर्थ एंड मिडिल की तरफ जी ले जाएगा। हम्म। और वो थोड़ा सा जो लोड अभी इस वक्त शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है जी उसको भी उस तरफ पुश करेगा, प्लस एक सेकेंड विजिट डेस्टिनेशन अंडमान को बना सकेंगे, ताकि जो टूरिस्ट पहले एक बार आ चुके हैं वो सेकेंड विजिट डिगलीपुर को माइंड में रखते हुए आ सकते हैं। पर डिगलीपुर रनवे आई थिंक अबाउट 1000 मीटर का रनवे है, जी विच इज वो सिर्फ एक छोटे 19 सीटर एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए अभी सफिशिएंट है। तो उसका फर्स्ट फेज का डेवलपमेंट होने के बाद मेरे ख्याल से जब ATR टाइप के फ्लाइट 70-80 सीटर फ्लाइट्स जब लैंड कर पाएंगे तब जाके मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। मीनवाइल फिक्स विंग एयरक्राफ्ट का उड़ान में ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और एक कंपनी को ये सेक्टर अलॉट हुआ है पोर्ट ब्लेयर टू डिगलीपुर, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग, उनकी ये कोशिश है कि वो जल्द से जल्द एक 19 सीटर का एयरक्राफ्ट जी इस सेक्टर में डिप्लॉय कर सके।
बट अभी तक उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। वी आर ऑल्सो, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उसको परस्यू करें कि जल्दी से जल्दी इस सीजन में ये सेक्टर स्टार्ट हो सके। जी कम से कम 19-20 सीटर का अगर एक एयरक्राफ्ट भी स्टार्ट हो, वो एक स्टेपिंग स्टोन होगा, एक स्टेप फॉरवर्ड होगा, और आने वाले सीजन्स में फिर इसको इंक्रीज किया जाए ताकि फिर हम टूरिज्म को डिगलीपुर की तरफ ले सकें। बिल्कुल इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, हाँ जी। प्लेन का सर्विस जैसा गिरीश ने कहा कि ये शुरू होने का चांसेस है, मे बी इफ़ नॉट दिस ईयर नेक्स्ट ईयर तक। साथ साथ हमारा रोड भी अगर फिनिश हो जाए और ब्रिज भी फिनिश हो जाए, जो यहाँ से ATR का रूट चलता है पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर, जी तो इससे क्या होगा कि काफ़ी लोग रोड से भी जाना पसंद करेंगे। जी अभी जो 10-12 घंटा लग जाता है दिगलीपुर जाने के लिए, वो शायद 6-7 घंटा में हम लोग पार कर सकेंगे। बिल्कुल और बीच में जैसे जो अट्रैक्शन है, रंगत है, माया बंदर है और बाराटांग है, तो ये सब का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है। तो उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं कि जो रोड का जल्दी काम हो जाए, ब्रिजेस का जल्दी काम हो जाए ऑन रूट जो है, जी तो ताकि वो दिगलीपुर का डेवलपमेंट हो और वहाँ के लोगों को इसका टूरिज्म का फायदा मिले। तो हर क्षेत्र में हम सुविधा अगर जितना हो तो लोगों को उतना आसानी भी होगा। जी तो मोहम्मद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों को, हमारे जो द्वीप समूह है उनके अंदर में सी प्लेन को लेके काफी उम्मीदें हैं, और ये अगर सी प्लेन की अगर हम बात करें तो ये आने वाले समय में कब तक शुरू की जा सकती है जिससे लोग, यहाँ के लोग उसका सुविधा उठा सके? देखिए, सी प्लेन पहले आप जानते हैं कि यहाँ तो चलता था, जी। एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी चार्टर में लेकर, और काफ़ी उससे सुविधा था, लोकल पब्लिक भी जाते थे और टूरिस्ट भी इंजॉय करते थे। जी, एक जी। एक्सपीरियंस था। स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप में कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गया था, जी, एटलीस्ट हाई वैल्यू गेस्ट जा सकते थे उसमें। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उड़ान स्कीम के अंडर में ही यहाँ में सी प्लेन का एक प्रोवाइडर को अलॉटमेंट मिला हुआ है रूट जी का, जी जिससे वो पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड का रूट उनको मिला हुआ है। बिल्कुल। और पैरेलली एडमिनिस्ट्रेशन ने सी डोम बनाने के लिए, सी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसका भी टेंडर हो गया है। जी तो उम्मीद ये है कि नेक्स्ट सीजन तक एटलीस्ट सी प्लेन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, और मे बी बाय नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर हम ये सी प्लेन का एक्सपीरियंस यहाँ टूरिस्ट को भी दे सकेंगे, लोकल्स भी यूज कर सकेंगे, और कनेक्टिविटी विद इन द आइलैंड्स बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। गिरीश जी, हमने दिगलीपुर की तो बात की, लेकिन अगर ओवरऑल उत्तर और मध्य अंडमान की बात करें तो ये पर्यटन क्षेत्र में किस तरह से आगे पहुंच सकता है? देखिए, नॉर्थ एंड मिडल की अपनी ब्यूटी है, अपना जी। चार्म है, और बहुत सारे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं टूरिस्ट के लिए, और इट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ाना है तो हमको नए डेस्टिनेशंस भी खोलना होगा, और जी। सबसे ईजीएस्ट, जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट इज मूविंग देम टुवर्ड्स नॉर्थ एंड मिडल। तो नॉर्थ एंड मिडल, जैसा मोहम्मद साहब ने कहा कि रोड कनेक्टिविटी, जी। रोड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट वो ब्रिज डिले हो गया है, जो फर्स्ट ब्रिज है वो अगर कंप्लीट हो जाए तो ये जर्नी अप टू दिगलीपुर सीमलेस हो जाता है। अभी जी। बिकॉज ऑफ व्हीकल फेरी जो टाइम उसमें लगता है ट्रांसफ़र करने में, उसकी वजह से 1.5-2 घंटा वहाँ में टूरिस्ट का वेस्ट हो जाता है, जी, क्यू हो जी। जाता है वहाँ पे। तो ये जर्नी सीमलेस हो जाएगा। एक बार ये जर्नी सीमलेस हो जाए तो बाराटांग, रंगत, मायाबंदर और दिगलीपुर इमीडिएटली डेवलप हो जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट को डायरेक्टली दिगलीपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हॉप करते हुए एक जगह स्टे करते हुए दिगलीपुर जा सकता है। दिगलीपुर इटसेल्फ इज अ 2 नाइट 3 नाइट डेस्टिनेशन। वहाँ में इतना कुछ है देखने के लिए कि वहाँ में लोग आराम से 2-3 दिन रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये रोड कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी एंड सी प्लेन एंड फिक्स विंग कनेक्टिविटी, ये 3-4 चीज़ें एक के बाद एक जब आती रहेंगी तो कनेक्टिविटी डेफिनेटली इंप्रूव होगा, और जैसे ही कनेक्टिविटी इंप्रूव होगा टूरिज्म ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। मोहम्मद जी, द्वीपों में अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में क्या पहल की जा रही है? देखिए, पहल तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हाँ जी। आपने जैसा मेंशन शुरू में ही किया था कि हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत मॉडर्न टर्मिनल और वर्ल्ड क्लास टर्मिनल इनॉग्रेट जी। किया है। साथ साथ रनवे का जो स्ट्रेंथनिंग कंप्लीट हो गया है, जी। रोड का काम चल रहा है, पॉलिसी डिसीजंस हो गया है कि इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी एयर से दिया जाए। जी। तो ये सब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स उन्होंने किया हुआ है। मार्केटिंग के ऊपर भी
अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है कि इसको अंडमान को मार्केटिंग कैसा किया जाए, रोड शो किया जाए, फेयर्स और कॉन्फ्रेंस अटेंड किया जाए जी। और मीडिया में इसको एडवर्टीजमेंट किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बनाया है। जी। इससे क्या होगा कि देखिए एक आइलैंड द्वीप में आप आते कहाँ से, एक ही जगह से अभी यहाँ में आइलैंड में टूरिस्ट आते हैं जी। जो है एयर से और एयरपोर्ट से। बिल्कुल। और अगर इतने लोग का कैपेसिटी हम लोग क्रिएट किया है, साथ साथ हम लोग को ये भी क्रिएट करना पड़ेगा कि होटल्स बनना पड़ेगा। आज नॉर्थ एंड मिडिल में हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, जी। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में भी कैपेसिटी बढ़ना होगा, सभी आइलैंड्स में कैपेसिटी बढ़ना होगा। रोड लॉजिस्टिक्स का गाड़ी चाहिए हमें, फेरीज चाहिए, सभी रकम के रेस्टोरेंट्स चाहिए। तो जी। ये काम के लिए भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा लास्ट मिनट कि इनेबल करे एटमॉस्फेयर की, ताकि नए इन्वेस्टमेंट आए। जब तक आप होटल नहीं बनेगा, जब तक आप रेस्टोरेंट्स नहीं बनेंगे, फेरी और हमारे यहाँ के लोकल्स गाड़ी लेके टूरिस्ट को प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, तब तक हम लोग वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकेंगे। आप एक साइड से लोग तो ला रहे हैं जी। और उम्मीद है कैपेसिटी हमने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा दिया है एयरपोर्ट का, तो लोग भी आएंगे, पर लोगों को फिर वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये सब लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल सर्विसेज देना जरूरी है। तो बिल्कुल। गिरीश जी, हॉस्पिटलिटी की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में द्वीपवासियों के लिए क्या प्रशिक्षण आप दे सकते हैं, क्या क्षमता है, जो क्या कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं? देखिए, स्किल डेवलपमेंट इज अ बिग कंसर्न। जी। हम लोग तो अपना इन हाउस एक ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, जी। बट स्किल डेवलपमेंट हमने जो ITI है उनके साथ में भी कई कैंप्स किए हैं और उनको हमने वो कोर्सेज बताए हैं जो एक्चुअली आज के टाइम में लोगों को ज़रूरत है। जी। नए सेट ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड। जैसे इतना चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट हैज चेंज्ड, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैव चेंज्ड जी। और गेस्ट के एक्सपेक्टेशन चेंज हो गए हैं। तो सिमिलरली स्टाफ की उस तरह की ट्रेनिंग आज के रिक्वायरमेंट की तरफ से करिकुलम को भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमने 2-3 बार यहाँ के जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के साथ भी उठाया कि हमको उस तरह के कोर्सेज चाहिए जो बच्चों को एम्प्लॉयबल बना सके, जिसके बाद जिस कोर्सेज के बाद में उनको मार्केट में उनकी डिमांड हो, उनको जॉब आराम से इजीली जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट फिर भी गैप है, स्किल सेट में गैप है, स्किल ट्रेनिंग में गैप है, हाई एंड स्किल जिसको कहते हैं कि प्रोफेशनल, उसमें अभी बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से हमको मोस्ट ऑफ द स्टाफ जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से मंगाना पड़ता है। जी। जी। तो अगर हमारे लोकल बच्चे इन ट्रेनिंग्स को करें, लोकली थोड़े से ट्रेनिंग्स और फैकल्टीज की कमी है, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है, जी। अगर वो बाहर से भी करें, हैंड्स ऑन कोर्स करें और करके वापस यहाँ आए, तो यहाँ जॉब की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद जी, वे कौन से नए स्थान हैं जहाँ पे हम टूरिज्म को और बढ़ावा दे सकते हैं, पर्यटकों को बुला सकते हैं, ऐसे कौन से स्थान हैं? देखिए, नॉर्थ एंड मिडिल का तो जी। आपने देखा है, उसी वहीं में बहुत आइलैंड्स है, हाँ जी। तो सभी आइलैंड्स एक यूनिक एक्सपीरियंस देगा आपको। जी। जी। तो आस्ते आस्ते हम लोग को वो प्रमोट करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी मेन इशू है। जी। अगर जो भी आइलैंड को डेवलप करे तो वहाँ में लोग पहुँचने की सहूलत होनी चाहिए। जी। जी। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं ये एक एम्बिशियस बात बोल रहा हूँ, पर एक विजनरी मतलब आगे की सोच है कि आगे चल के, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, हम लोग को ये भी सोचना होगा कि हमारे जो ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जो निकोबार ग्रुप में रह रहे हैं, जी। कार निकोबार हुआ या ननकौड़ी हुआ या इवन ग्रेट निकोबार हुआ, लिटिल अंडमान्स भी आप एक्सक्लूड ना कर सकते। तो ये सब एरियाज को भी आस्ते आस्ते स्टेज वाइज उनके कंसेंट से जी। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल। ताकि वहाँ के बच्चे लोग और वहाँ के जो लोग हैं वो भी ये टूरिज्म के डेवलपमेंट में हमारे द्वीपों के साथ आए। जी। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि वो एरियाज पीछे रह जाएंगे। और हमारे सदर्न ग्रुप में ग्रेट निकोबार से लेकर हडबे तक या निकोबार तक सभी में पोटेंशियल है, बहुत जी, जी। ब्यूटीफुल प्लेसेस है। और हमारा जो अंडमान निकोबार का जो पैकेज है या पूरा जो पोर्टफोलियो है, जी। वो भी एक इन्हांस हो जाएगा कि भाई हमारे पास सब तरीका का ऑफरिंग्स है। जी। तो जी। ये एक सामने का सोच है, लेकिन अंडमान निकोबार में उस तरह का पोटेंशियल है। एक मैं इसमें ऐड करना हाँ जी। चाहूँगा,
पोर्ट ब्लेयर ग्रेजुअली क्या हो गया कि लोग आ रहे हैं, हैवलॉक नील जा रहे हैं या बाराटांग जा रहे हैं, तो पोर्ट ब्लेयर में ऑटोमेटिकली द डेज ऑफ स्टे हैज रिड्यूस्ड, कम हो गया है। तो पोर्ट ब्लेयर के अराउंड में कई सारे डेस्टिनेशंस हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने पीछे रटलैंड है जिसको हम कहते हैं काला पहाड़ या रटलैंड है, उसमें बहुत ब्यूटीफुल बीचेस हैं, उसको अलाउ करना चाहिए टूरिस्ट को जाने के लिए कि रटलैंड कैन बिकम अ फुल डे डेस्टिनेशन। उसके अलावा लॉन्ग आइलैंड है, मर्क बे है, एंड सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड हमारे साउथ अंडमान के पास में सिंक आइलैंड है, उसको टूरिस्ट को अलाउ करना चाहिए। गवर्नमेंट का डेली फेरीज होना चाहिए, प्राइवेट फेरीज को अलाउ करना चाहिए। तो ये 2-3 डेस्टिनेशंस करने से साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर इटसेल्फ विल बिकम अ 2 नाइट और 3 नाइट डेस्टिनेशन, एंड देयर विल बी सो मच टू ऑफर। इतना कुछ दिखाने को होगा गेस्ट को कि वो यहाँ पे भी 2 रात 3 रात रहने को कोशिश करेंगे, या फिर नेक्स्ट विजिट पे या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम विजिट करने की कोशिश करेंगे। गिरीश जी, बैरन द्वीप में जो ज्वालामुखी है वो एक समय में जो है पर्यटकों का स्थल माना जाता था, वहाँ लोग जाते थे, लेकिन अब जो है टूरिस्ट जो आते हैं उनको वो प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इसका मेन रीजन तो ये है कि द डिस्टेंस। जी, बैरन आइलैंड इज क्वाइट फार अवे, और जो बोट्स वहाँ जा सकते हैं, अभी प्राइवेट सेक्टर में उस तरह के बोट्स है नहीं जी। तो मेन रीजन ये है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक बोट इसको डेडिकेटेडली सीजन पे डाले जो एवरी नाइट सेल करके सुबह दिखा के गेस्ट को वहाँ से वापस ले आए, जी, तो दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी। एंड बट वो क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, करीब 24 घंटे का जाने आने का समय लग जाता है देखने में, तो वो एक चैलेंज है। बट अदरवाइज अगर एक डेडिकेट कर दिया जाए शिप को जो एवरी नाइट बैरन का ट्रिप करे, तो आई एम श्योर टूरिस्ट वुड लाइक टू टेक दैट एंड विजिट दिस आइलैंड, बिकॉज ये बहुत ही यूनिक है। जी, जी। और इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, तो इट विल डेफिनेटली बी अ बिग अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। गिरीश ने बोला बैरन के बारे में, वही कनेक्टिविटी का मेन इशू है। शिप से जाना पड़ेगा और उसको रात को जाने से ही उसका जो फील होता है सुबह में देख सकेंगे आप। और कभी कभी वो एक्टिव रहता है इन टर्म्स ऑफ लावा फेंकता है, पर नॉर्मली तो वो फिर स्मोक रहता है, तो इससे वो एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा। और जो जर्नी है ना, वो जर्नी को भी आप एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, तो आपको उस तरह का वेसल देना पड़ेगा जाकि वो रात में जो लोग यहाँ से जाएं वो कुछ अंदर में एंटरटेनमेंट हो, कुछ फैसिलिटीज़ हो, ताकि वो इंजॉय करे राइड को। और इसी कनेक्शन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर मुझे लग रहा है कि अंडमान में जो करना चाहिए कि यहाँ में छोटे क्रूज वेसल्स को बेस पोर्ट बनाना चाहिए। और बेस पोर्ट अगर हम एक 200 पैसेंजर और 300 पैसेंजर वेसल का क्रूज वेसल अगर अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में बेस होगा, तो वो क्या होगा कि इंटर आइलैंड में वो सब जगह जा सकेगा। आप लिटिल अंडमान जा सकेंगे, कार निकोबार और ऊपर में नॉर्थ में जा सकेंगे। शिप में रहेंगे लोग, दिन में उतरेंगे, जगह देखेंगे, वापस आ जाएंगे, और ये एक टूर हो जाएगा। साथ साथ आप जब डोमेस्टिक इंटर आइलैंड करेंगे, यही वेसल को आप साउथ ईस्ट एशिया में इंटरनेशनल क्रूज भी कर सकेंगे। यहाँ से आप जानते हैं कि थाईलैंड बहुत पास है, 400 माइल में थाईलैंड है, 300-350 माइल में हमारा बर्मा है, यांगून है, और इस मलेशिया है। तो ये एक इंटरनेशनल सर्किट भी बन जाएगा क्रूज का। तो ये हमें सोचना होगा प्राइवेट एंटरप्राइज और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि किस तरह से हम लोग ये इनेबल कर सके कि प्राइवेट क्रूज शिप यहाँ में बेस हो छोटे, एंड इंटर आइलैंड भी करे और इंटरनेशनल भी करे। तो मोहम्मद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमें नाइट लैंडिंग की सुविधा, अनुमति मिल जाए इस सुविधा का, तो किस तरह से यातायात में सुधार आपको देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहला होगा कि आपके नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज हो जाएगी। जब अभी 4 बजे तक ही चलता है एयरपोर्ट, तो आपके पास लिमिटेड आवर्स हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 घंटा आपको मिलता है, 8 घंटा मिलता है आने के लिए। अगर यही रात को 10 से 11 बजे तक चले जाएंगे तो आपको 6-7 घंटा और मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट विल इंक्रीज। फिर गिरीश जी ने पहले ही मेंशन किया कि ये जो नाइट का है 6 बजे के बाद, ये ऑफ पीक हो जाता है, क्योंकि मेट्रोज में दिन में बहुत डिमांड रहता है, सो सब अपने एयरलाइंस वहाँ डिप्लॉय करते हैं। तो 6 बजे के बाद, 10 बजे के बाद जो लैंडिंग्स है, ये हमारा फेयर कम करेगा। और टूरिस्ट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रात को भी आ सकता है, उसको तो कोई काम करना नहीं है। तो इसीलिए ये नाइट लैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये नाइट लैंडिंग हो जाए और ये एयरपोर्ट 11-12 बजे तक तो चले।
गिरीश जी, वैसे तो हमारा जो द्वीप समूह है वो बहुत ही अपने आप में ही सुंदरता का प्रतीक है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन अगर हम पर्यटन की बात करें इस स्थल की और हम इसको आगे ले जाए, सर्वोत्तम स्थान पर ले जाए, तो ऐसे में क्या करने की आवश्यकता है जिसमें सबसे ऊंचाई पर हो? पहले तो मैं ये कहूँगा कि अंडमान निकोबार इकोलॉजिकली सेंसिटिव है जी और हमने शुरू से इस बात का बहुत ध्यान रखा है। जी आपको याद होगा अंडमान निकोबार इज द फर्स्ट इन द कंट्री जहाँ में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बैन किया गया था। जी। और 3-4 साल पहले, मेरे ख्याल से 2018-19 में हमने पेट बॉटल्स भी बैन कर दिए थे। 2 लीटर के नीचे पेट बॉटल्स बैन हो गए थे। जी। सो हमारी तरफ से हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ सस्टेनेबल वे पे डेवलपमेंट करें। जी। तो इसी चीज को आगे लेते जाते हुए टूरिज्म में जो भी डेवलपमेंट हमने करना है उसको सस्टेनेबल करना है। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि हमको लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना है। जो आप देखो यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, सब जगह आप देखो 90% जो है लोकल एंटरप्रेन्योर्स द्वारा किए गए रिसोर्ट्स हैं। उनका ही प्रयास है कि उन्होंने आज फार्मर जो थे उन्होंने फार्मिंग के साथ होम स्टेज या रिसोर्ट्स बना के अपने इनकम को एनहांस किया है। तो दिस इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ये है कि भाई वो वहाँ के फार्मर्स वहीं के प्रोड्यूस को बेच पा रहे हैं। जी। अगर टेंडर कोकोनट अगर बिक रहा है और वहाँ का फार्मर टेंडर कोकोनट बिक रहा है और टूरिस्ट को बेच रहा है, वो सस्टेनेबिलिटी है। और इस तरह से ही पूरे आइलैंड्स के लोगों का बेनिफिट हो, ये सोच के हमको टूरिज्म का डेवलपमेंट करना है कि जो सबसे नीचे स्तर में जो बेनिफिट हम कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, दैट इज व्हाट। और ये होता है, टूरिज्म ही एक ऐसा चीज है जिससे जब टूरिस्ट आते हैं तो उस एरिया के इकोनॉमी को, इवन एक चाय वाले को, सुबह नाश्ता बनाने वाले को, रेडी पे समोसे बेचने वाले को बेनिफिट मिलता है, ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलता है। तो हमको टूरिज्म इस तरह से डेवलप करना है कि भाई सबको बेनिफिट मिले और ये पूरे नॉर्थ मिडिल तक, सारे द्वीपों तक ये फैल सके और वहाँ के इकोनॉमी को हम बूस्ट करें, वहाँ के लोगों को हम ट्रेन करें ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे के, शायद थोड़ा समय लगे लेकिन हमको उनको इतना एम्पावर करना चाहिए कि वो भी इस जर्नी में। और अंडमान मेरे हिसाब से इज अ वेरी गुड एग्जांपल। आप देखो आज 800,000 बोट चलते हैं, सब यहाँ के लोकल बच्चे चला रहे हैं। जितने डाइविंग सेंटर या स्कूबा डाइविंग चल रहे हैं 80% लोकल लोगों का है। रिसोर्ट मैंने जैसे आपको बताया 80% लोकल लोगों का इन्वेस्टमेंट है। फेरीज 100% लोकल लोगों ने चलाया है। तो दिस इज अ वेरी गुड मॉडल। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इन कि बहुत बड़े लोग आए, उनकी भी जरूरत है, बड़े ब्रांड्स भी चाहिए। बड़े ब्रांड्स की वजह से डेस्टिनेशन प्रमोट होता है, साथ साथ में लोकल एंटरप्रेन्योर्स को भी हेल्प करना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा ताकि वो भी ग्रो कर सके और सब एक साथ इस ग्रोथ की जर्नी में आगे बढ़ सके। मोहम्मद जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि यूएसपी क्या है? देखिए, यूएसपी और सस्टेनेबिलिटी बहुत लिंक्ड है। आज हमारा यूएसपी क्या है? पॉल्यूशन फ्री जगह है जी। हमारे फॉरेस्ट बहुत ब्यूटीफुल है, हमारे बीचेस बहुत ब्यूटीफुल है, हमारे सी का जो कलर है वो आपको इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरह का क्लीन और क्लियर वाटर्स कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमारा यूएसपी है। तो ये यूएसपी को प्रोटेक्ट करना सस्टेनेबिलिटी है। आपको ये सभी को, आप टूरिज्म बढ़ा के आपको केयर करना पड़ेगा कि ये सब प्रदूषण ना हो, आपका वाटर स्टिल क्लीन रहे, बीचेस क्लीन रहे और आपका सभी सर्विसेज टाउन क्लीन रहे, ओवरऑल पोर्ट ब्लेयर सिटी क्लीन रहे। तो इस तरह का जब लोग बाहर से मेनलैंड से आते हैं या इंटरनेशनल से आते हैं, ये देखना चाहते हैं। हमारा यूएसपी वही है और ये हमको सस्टेन करना पड़ेगा। एयरपोर्ट और एयर कनेक्टिविटी से मैं एक लिंक बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट बिग थिंग विच वी आर वांटिंग, एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं कि हमको यहाँ से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी चाहिए। हमने एयरपोर्ट अच्छा बना दिया, टर्मिनल अच्छा बना दिया और यहाँ से आप जानते हैं बैंकॉक लगभग 1 घंटे के फ्लाइट में, 1 घंटे के डिस्टेंस में है फ्लाइंग टाइम में। सिंगापुर 2 घंटा का है, कोलालमपुर 1.5 घंटा का है, फुकेट तो 45 मिनट्स है। तो ये जो सर्किट है साउथ ईस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। तो ये हमको बहुत जल्दी, इफ नॉट दिस ईयर बाय नेक्स्ट ईयर, एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अगर इस्टेब्लिश कर जाए तो हमारा जो अभी टूरिज्म का जो करेक्शन है वो हो जाएगा।
आज हमारे पास 5 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिसमें हार्डली 20,000 या 18,000 टूरिस्ट जो फॉरेनर्स हैं। तो जब तक हम ये फॉरेनर्स का जो परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ेगा और डेवलपमेंट वो हिसाब से पूरा देश का होगा। तो ये भी एक इशू है जिसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए। गिरीश जी, कोरोना के प्रभाव से जो पर्यटन उद्योग को पुनः स्थापित करने के लिए ACCI द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, कोविड के बाद बहुत सारे मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें मिले थे, जैसे लोन्स, इंटरेस्ट सबवेंशन का था। उन सब से जो भी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सकता था वो लेके सरवाइव करने की कोशिश की जा रही है जी। और कोविड वाज अ 2.5 ईयर का असर पैन इंडिया था, बट हम लोग के लिए वो बढ़ के 3-3.5 साल का हो गया। तो अंडमान निकोबार के बिजनेसमैन के लिए ये एक बहुत ज़्यादा प्रभाव बिजनेस पे और फाइनेंशियल स्ट्रेस जिसको कहते हैं वो बढ़ गया है जी। और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारे बैंक्स के साथ में रेगुलर मीटिंग्स होते रहे हैं कि भाई जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए, जिनका जो बैंक्स में जो इनका लोन्स ओवरड्यू हो गया और जिनका पेमेंट्स नहीं हो रहा है, उसको रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंक से हम बात करके पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज केस टू केस बेसिस में उसको रीस्ट्रक्चर करवाने का काम करते रहे हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिलीफ दिया है उसके ओवर एंड अबव कुछ किया नहीं जा सकता है। तो स्ट्रेस तो बहुत है और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि टूरिज्म रिवाइव हो, इकोनॉमी रिवाइव हो और ये अपना लोन पुराना पे करके वापस से अपने पाँव पे खड़े हो सके। दैट इज द ओनली सोल्यूशन एंड वी आर ओनली होपिंग कि जल्द से जल्द इकोनॉमी रिवाइव हो। बिल्कुल। और एक यूएसपी जो अंडमान का हम लोग ने मिस किया, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा यहाँ हेरिटेज भी है। हाँ जी। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में अंडमान्स का क्या रोल था और सेलुलर जेल का क्या रोल था। और जैसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अंडमान में तो हर इंडियन आना चाहिए एक पेट्रियाटिक फीलिंग्स को लेके और एक पिलग्रिमेज के हिसाब से। हाँ। तो हम तो ये माध्यम से अपील कर रहे हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट को एटलीस्ट कि आप यहाँ अपनी नेचुरल ब्यूटी जो है हमें वो तो देखेंगे ही, लेकिन यहाँ में एक संस्था है और एक अट्रैक्शन है सेलुलर जेल। और यहाँ में पहला फ्लैग जो होइस्ट किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसका एक बड़ा फ्लैग अभी हम लोग ने एक सिंबल के लिए लगाया हुआ है। तो ये सब भी देखने के लिए हमें इंडियंस को अट्रैक्ट करना चाहिए और हर इंडियन यहाँ एक बार तो आना चाहिए। मोहम्मद जी, रात्रि जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापारिक समुदाय द्वारा क्या किया जा रहा है? हम लोग का कोशिश यही रहता है, एसोसिएशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, होटल एसोसिएशन है, सभी इनका मेन एम रहता है कि बढ़िया इकोनॉमिक पॉलिसी बने। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्लोजली काम करते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट का पॉलिसी शुड बी करेक्ट और उसका इम्प्लीमेंट हो। एक तो एक साइड में ये काम करते हैं। डे टू डे हर ट्रेडर को, हर बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहता है। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि उनका जो भी प्रॉब्लम है, इमीडिएट प्रॉब्लम, वेदर इट इज़ विद द बैंक, वेदर इट इज़ विद द डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ विद इनकम टैक्स और GST, इस तरह का कुछ भी छोटे छोटे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आता है जिसके पास उतना नो हाउ रहता नहीं है और प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता है। तो हमारे जो इस एसोसिएशन सब हैं उनका यही कोशिश रहता है कि हमारे सब मेंबर और जो मेंबर नहीं है उसके लिए भी हम लोग उसको सपोर्ट दिया जाए ताकि ये पूरे बिजनेसमैन का कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यही हम लोग कोशिश में रहते हैं सब। गिरीश जी, आगामी सीजन की अगर हम बात करें तो आपकी भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं? हमारी तरफ से तो ये है कि गवर्नमेंट ने एक तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग या रनवे जो रेडी किए हैं, उसके बैक एंड पे हमारा काम ये है कि गाड़ियों की कमी ना हो, टूरिस्ट को सही रेट पे व्हीकल्स हायर करने को मिल जाएं, शिप और फेरीज की कमी ना हो, सही रेट पे इकोनॉमिकल प्राइस पे उनको हैवलॉक और नील जाने की सुविधा मिले, टिकट्स की स्केर्सिटी ना हो। थर्ड है कि अकोमोडेशन हर रेंज में, मीडियम, लो, मीडियम और हाई तीनों रेंज में सफिशिएंट अकोमोडेशन की अवेलेबल हो कि भाई टूरिस्ट जब यहाँ पहुंचे तो उनको ऐसा ना लगे कि भाई मेरे को मेरे बजट का रूम नहीं मिल रहा, मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, या ये रेट ज़्यादा है, या मेरे को गाड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं है।
तो बैक एंड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, हमको रनवे और एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करना है। कल 22 फ्लाइट आते थे कोविड से पहले, आज इस टर्मिनल बिल्डिंग की कैपेसिटी 50 फ्लाइट्स की है। 2 साल में अगर हम 50 फ्लाइट्स अचीव कर लेते हैं तो क्या हम उन टूरिस्ट को ये फैसिलिटी दे पाएंगे? तो इसको एनहांस करने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे चीजें हम कर पाए। इसमें हमको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट चाहिए जी। कि भाई सारे लोगों को, बोट ऑपरेटर्स हो, स्नॉकलिंग कराने वाले हो, स्कूबा डाइवर्स हो, कयाक ऑपरेटर्स हो जी, कार ऑपरेटर्स हो, 2 व्हीलर रेंटल्स हो, या होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, इन सब को ग्रो करने के लिए, इन सब को आगे और यूनिट्स लगाने के लिए, नए यूनिट्स लगाने के लिए उनको ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए और उनको हैंड होल्डिंग करके जी, नए प्रोजेक्ट्स लगाने में उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस दे और वॉर फुटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम ध्यान दें। तब जाके ये जो नए टर्मिनल बिल्डिंग का एक्चुअल हम बेनिफिट उठा पाएंगे। मोहम्मद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं, अपेक्षा तो यही है, गिरीश जी ने मेंशन कर ही दिया है कि जैसा जो भी नए इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहते हैं उनको ईज ऑफ बिजनेस हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, और जो वो करना चाहते हैं, वेदर होटल बनाना चाहते हैं या कोई भी किसी तरह के सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं टूरिज्म क्षेत्र में, उनको जल्दी से जल्दी परमिशन दिया जाए, उनका जल्दी से जल्दी काम हो, ताकि वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो और ताकि हम वो टूरिस्ट को डिमांड मीट कर सके। यही अपेक्षा है। और दूसरा अपेक्षा ये है कि उन लोग मार्केटिंग और इसको ग्लोबल स्टेज में अंडमान निकोबार को प्रेजेंट करें, कनेक्टिविटी बढ़ाए और अपने लेवल में एयरलाइंस के साथ बात करें ताकि यहाँ का कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए, क्रूज शिप्स को बुलाए यहाँ। तो इस तरह का अपेक्षा है कि उन लोग काम करें पॉलिसी के ऊपर और प्रमोशन के ऊपर, और हम लोग काम करेंगे, लोकल्स है जो कमिट कर रहे हैं कि अगर फुटफॉल बढ़े तो हम लोग भी अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी है। गिरीश जी, आम नागरिक की अगर हम बात करें तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह से वे पर्यटन स्थल में अपना योगदान दे सकते हैं? लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है जी। आपने देखा होगा टूरिस्ट तभी डेवलप करता है कि जब वहाँ उस जगह के लोकल टूरिस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और आपने देखा है कि अंडमान का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही कंड्यूसिव, बहुत ही बढ़िया है और लोगों ने टूरिस्ट को बहुत अच्छे से वेलकम किया। आप किसी भी आइलैंड में चले जाइए, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, पोर्ट ब्लेयर या डिग्लीपुर भी, यहाँ में क्राइम रेट नेग्लिजिबल है और क्राइम रेट नेग्लिजिबल होने की वजह से टूरिस्ट सेफ फील करता है। तो जनरली अगर एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो और टूरिस्ट को लगे कि वहाँ के लोकल्स आर नॉट वेलकमिंग, तो टूरिज्म उस जगह में कभी बढ़ नहीं सकता। और ये पोर्ट ब्लेयर का ये भी एक यूएसपी है कि द लोकल्स आर वेरी वेलकमिंग एंड दे हैव अंडरस्टूड, उनको ये समझ आ गई ये बात कि टूरिज्म से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना बेनिफिट हुआ है। आज हर घर में कोई या तो टूरिस्ट कार ऑपरेट करवा रहा है या होम स्टे बनाया हुआ है या फिर कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं या कोई अलाइड टूरिज्म सर्विसेज में या बोट चला रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखें तो एवरीबडी, हर घर अंडमान निकोबार में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म से कनेक्टेड है, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस द पॉजिटिव बेनिफिट्स। उनको पता चला है कि भाई इससे बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बट जैसा आपने कहा कि दे हैव आल्सो पीस लविंग एंड टूरिस्ट फ्रेंडली नेचर, जिसकी वजह से टूरिज्म यहाँ डेवलप हो पाया है। बिल्कुल। तो मोहम्मद जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं लोगों से? नहीं, अपेक्षा तो यही है कि जो हमारा यहाँ में बहुत कल्चरली डाइवर्स, जो मिनी इंडिया हम लोग बोलते हैं, तो वो मिनी इंडिया का जो पीसफुल है, वेदर इट इज रिलीजन या रीजन और कैडर कास्ट, हम लोग ये बिलीव नहीं करते यहाँ में, और ये इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एक बहुत पीसफुल जगह हो और टूरिस्ट उस तरह अट्रैक्ट होकर आए कि यहाँ में आने से आपको कोई तकलीफ नहीं हो। और हर एक लोकल कम्युनिटी के लोग को टूरिज्म में इन्वॉल्व होना है किसी तरह से। हर एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं, तो उनको अपने आप को, हर एक कम्युनिटी के मेंबर्स को समझना है कि हम टूरिज्म में किस तरह से इन्वॉल्व हो सके और किस तरह इसका बेनिफिट ले सके। और लोकल पर्सन ऑल्सो नीड्स टू रियलाइज, और जो रियलाइज कर ही रहे हैं उन लोग, कि हर एक टूरिस्ट को हम लोग बहुत वेलकमिंग फीलिंग देना है। आप टूरिस्ट को बहुत, भले आप सर्विस प्रोवाइडर ना हो,
कोई रास्ता में भी मिले तो आप मेहमान उसको नवाजी, मेहमान बहुत अच्छी नवाजी होती है, में बिल्कुल। दिखाना चाहिए। जी तो ताकि उनको टूरिस्ट को फील होगा कि यहाँ में सभी लोग होटल चलाने वाले नहीं और होटल में आम काम आदमी, करने आम बिल्कुल। आदमी भी हमको अच्छी नज़र से देख रहे हैं और वेलकमिंग नेचर से देख रहे हैं। तो मोहम्मद जी और गिरीश जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय हमें दिया, विषय से संबंधित तमाम जानकारियां दी। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम पर्यटन स्थल में खूब आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, जिसमें सबका साथ होगा और सबका विकास भी होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।